नमस्कार साथियों, YouTube चैनल हिंदी प्रभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वह है शब्दकोश देखने की विधि। साथियों, आजकल शब्दकोश पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शब्दकोश में शब्दों का संग्रह होता है और यह शब्दों का संग्रह आपको शब्दों के अर्थ, शब्दों की व्युत्पत्ति और शब्दों के व्याकरणिक स्वरूप का दिशा निर्देश करता है। शब्द, ध्वनि और वाक्य, इन्हीं से भाषा बनती है और इन्हीं से विचारों का आदान प्रदान होता है। आजकल के विद्यार्थी शब्दकोश का प्रयोग बहुत कम करते हैं और शब्दकोश का प्रयोग कम करने के कारण वे भाषा में दक्षता अर्जित नहीं कर पाते हैं। साथियों, शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए, शब्दों के अर्थ जानने चाहिए, शब्दों की व्युत्पत्ति जाननी चाहिए, व्याकरण के रूप में उसका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इन सभी चीजों को सीखना और समझना चाहिए। तभी हम जो है भाषा में योग्यता, दक्षता हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है शब्दकोश देखने की विधि की, खासकर हिंदी में। तो हिंदी देवनागरी लिपि में एक सुव्यवस्थित क्रम से स्वर और व्यंजन का स्वरूप लिए गए हैं और उसी क्रम में शब्दकोश में शब्दों को सजाया होता है। शब्दकोश बहुत बड़ा होता है और उसमें यदि कोई एक शब्द और उसका अर्थ ढूंढना हो और आपको यदि उसकी विधि ज्ञात ना हो कि शब्द कहाँ मिलेगा, तो आप जो है वो इतने सारे शब्दों के बीच में उसको ढूंढ नहीं पाते, बहुत वक्त लग जाता है, मुश्किल से ढूंढ पाते हैं। और कुछ कुछ ध्वनियां ऐसी है जिनको आप ठीक से समझ नहीं पाते, तो आप उसका क्रम होता कहीं और है और आप उसको कहीं और ढूंढते हैं। हम यहां पर समझते हैं कि शब्दकोश किस प्रकार देखा जाता है। साथियों, जब हम शब्दकोश देखते हैं तो सबसे पहले स्वर से बनने वाले शब्द आते हैं, यानी जिन शब्दों की पहली ध्वनि स्वर से शुरू होती है उन शब्दों को पहले रखा जाता है। तो अकारादि क्रम में शब्दों को किस प्रकार रखा जाता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले शब्दों के क्रम में पहले स्वर और उसके बाद में व्यंजन रखे जाते हैं। और यहां पर आप देखिए मैंने लिख रखा है, और जो स्वर है उनमें सबसे पहले जो है वह अनुस्वार और अनुनासिक, जिन शब्दों के प्रारंभ में ऐसी ध्वनि आ जाती है जिसके ऊपर अनुस्वार और अनुनासिक हो, तो वह शब्दकोश में सबसे पहले लिखी जाती है। सबसे पहले अंग से बनने वाले, अ से बनने वाले, फिर अ, आ, ई, उ, और उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ। जब हम स्वरों का क्रम निर्धारित करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, तो बाकी तो सभी बातें सीख जाते हैं। लेकिन री का क्रम बड़े ऊ के बाद में, दीर्घ ऊ के बाद में आता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। तो जब भी जिस शब्द के प्रारंभ में री हो और वह शब्द देखना हो, तो आप उसको जो है ऊ के शब्द, बड़े ऊ के शब्द जहां समाप्त होते हैं उसके बाद में देखें। ठीक है। यदि हम जो है वो इस स्वरों के क्रम में ही कोई शब्द देखना चाहते हैं तो उसको आप इसी क्रम में देखें। उसके बाद में बात आती है व्यंजनों की। तो व्यंजन में भी स्वरों की मात्राओं के क्रम में ही शब्दों को रखा जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना है, स्वर कभी आधा नहीं होता है, स्वर हलंत नहीं होता है, लेकिन व्यंजन हलंत भी होता है। और हलंत व्यंजन को सबसे अंत में यानी हलंत व्यंजन जिस शब्द के प्रारंभ में हो वह अपने व्यंजन के क्रम में सबसे अंत में आते हैं। आप देखिए यहां पर मैंने इस क्रम में लिख रखा है कंग, क। इसको कंग बोला जाता है, इसको क बोला जाता है। इस क को नाक के सहयोग से बोलना है। फिर क, का, की, कु, ऊ, और फिर री, क्री, के, कई, को, कौ, और उसके बाद में आधा क आएगा। यानी आधे क से बनने वाले शब्द जहां सबसे पहले आधा व्यंजन हो तो वह अपने क्रम में सबसे अंत में आते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों सबसे ज्यादा मुश्किल होती है संयुक्त व्यंजनों को ढूंढने में। संयुक्त व्यंजन की रचना प्रणाली, रचना प्रक्रिया जब तक समझ में नहीं आती तब तक हम उस संयुक्त व्यंजन को ठीक ढंग से शब्दकोश में उससे बने हुए शब्दों को देख नहीं सकते, बड़ी मुश्किल आती है। तो आप समझ लीजिए, पहले भी व्यंजन के प्रकरण में ये बात बता चुका हूं मैं कि संयुक्त व्यंजनों की रचना कैसे होती है। क्ष है, इसमें क और मूर्धन्य श, इन दोनों के मेल से एक क्ष बनता है। त्र है, त, र, ज्या, ज, या, इसका उच्चारण ज्या होता है। हालांकि हम हिंदी में इसका उच्चारण प्रचलन से ज्ञा करते हैं, परंतु संस्कृत के दृष्टिकोण से इसका उच्चारण ज्या होता है, क्योंकि इसमें ज और या की ध्वनि है। और ये जो स्र है, ये स्र, इस स्र में जो है तालव्य स के साथ र है।
अब आप देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि व्यंजनों के बाद में आधे अक्षर आते हैं। तो अब आप देखिए कि क्ष कहां आना चाहिए, ये क्ष क के व्यंजन जहां समाप्त होते हैं वहां आना चाहिए, क्योंकि यहां आधा क है, पहले शब्द के प्रारंभ में आधा क है, तो इस क्ष का स्थान यहां आएगा। क के व्यंजनों के क की सारी मात्राओं वाले शब्द समाप्त होते हैं उसके बाद में, चूंकि आधा क है इसलिए क्ष का नंबर वहां आएगा। त के व्यंजन जहां समाप्त होंगे वहां आएगा, और ये जो ज है इसका स्थान ज वाले वर्ग में आएगा। कई विद्यार्थी ये जो संयुक्त व्यंजन है इनको चूंकि वर्णमाला में ये सबसे पीछे लिखे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी इनको पीछे ढूंढते हैं, जबकि इनका क्रम शब्दकोश में कभी भी पीछे नहीं होता। शब्दकोश में ये अपने रचना से बने हुए जो व्यंजन है उन्हीं के क्रम में ये दिए जाते हैं। तो ये जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ये ज वाले वर्ग में, और ज के सभी मात्राएं जहां पूर्ण होती है उसके बाद में चूंकि अलंत ज है और उसके बाद में यह है, तो ये उस क्रम में मिलेगा। और यहां जो ये स्र है ये स के अंत वाले क्रम में मिलेगा। अब इसमें एक बात और बतानी रह गई साथियों, कि यदि पहले अक्षर में दो ध्वनियां समान हो तो हम फिर उसका दूसरा अक्षर देखते हैं उस शब्द का, ठीक है ना। जैसे मान लो एक शब्द आ गया कंचन और एक आ गया कलंक, तो इसमें कंचन में क के ऊपर अनुस्वार है इसलिए पहले आएगा, और कलंक में क के ऊपर अनुस्वार नहीं है इसलिए बाद में आएगा। मान लीजिए एक शब्द आ गया कंचन और दूसरा आ गया कंचा, तो कंचन पहले आएगा, कंचा में च के पीछे आ की मात्रा होने के कारण बाद में आएगा। तो इस प्रकार से शब्दों का क्रम एक सुव्यवस्थित क्रम शब्दकोश में निर्धारित होता है, और उसी क्रम में हमें शब्दकोश को देखना चाहिए। आप शब्दकोश से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए शब्दकोश का अधिकाधिक अभ्यास करते रहें। इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखते रहें, और मैं फिर आगे के वीडियो में इस प्रकार की बातें वर्तनी से संबंधित, शब्दकोश से संबंधित आपको बताता रहूंगा। आज इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।